तो मैं वापस आ गया हूँ एक और एपिसोड के साथ। आज शुरुआत काफ़ी फीकी पड़ जाएगी, मगर एपिसोड के एंड में एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आकिहिटो ऑफिशियली मिराई को लिटरेचर क्लब में लेकर आता है। मिराई को छोड़कर क्लब में टोटल 5 मेंबर्स हैं। क्लब प्रेसिडेंट मित्सुकी, फिर आकिहिटो और बीच बीच में दिखाई देने वाला हिरोमी। इसके साथ 2 और मेंबर्स भी हैं जिनके दर्शन करना मुश्किल है। इसके बाद भी मिराई बिना कोई रीज़न दिए क्लब ज्वाइन करने से मना कर देती है, मगर उसकी नज़र पड़ती है एक अनोखी किताब पर। गार्डनिंग बुक को पढ़ते ही मिराई एक झटके में हाँ कर देती है। इसके बाद हम छत पे मित्सुकी को देखते हैं। पीछे पलटते ही वो एक फोल्डेड पेपर को देखकर कहती है, लगता है साल का वो वक्त आ गया। फिर हम क्लब में वापस आ जाते हैं। मिराई कुछ मैगजीन्स को देख रही है और उसे घूरने के बाद हिरोमी कहता है, सच में आकिहिटो ग्लासेस के साथ ये काफ़ी अच्छी दिख रही है। आकिहिटो के हवस की ज्वाला में ये बात घी की तरह काम करती है और अब आकिहिटो ऊपर से नीचे तक मिराई के हर एक बॉडी पार्ट की तारीफ करने लगता है, मगर ज़्यादातर चश्मों को लेकर। उन दोनों की वजह से मिराई काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है, तो मित्सुकी आकर कहती है, इन दोनों पर ध्यान मत दो, ये सिर्फ भड़वे हैं। मित्सुकी वहाँ पर बैठ जाती है और मिराई उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने भी क्लब ज्वाइन कर लिया है। कुछ वक्त बाद आकिहिटो मिराई से पूछता है, तुम्हें एक ज़रूरी काम करना है, क्या तुम इसके बाद फ्री हो? इसके बाद वो चारों नासे मेंशन पहुंच जाते हैं। आकिहिटो मिराई से कहता है, यहाँ पे हर किसी को नासे फैमिली के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर ज़मीन इन्हीं की है और इस एरिया के स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर्स को भी ये लोग ही संभालते हैं। अब मिरोको अंदर से निकलता है और पहली बार उसकी मुलाकात होती है हिरोमी और मित्सुकी से। मिरोको जाने से पहले इजुमी से मिलना चाहता था, मगर उसके पास वक्त नहीं है, इसीलिए हिरोमी को कहता है, तुम ये बात प्लीज़ अपनी बड़ी बहन तक पहुंचा देना। अब मिरोको वहाँ से जाने लगता है और ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। घर के अंदर इजुमी पहले तो मिराई का स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर लाइसेंस जब्त कर लेती है पूरे 1 महीने के लिए। अब मिराई की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि वो बिना पैसों के 1 महीने तक कैसे चलेगी। आकिहिटो उसे कुछ पैसे उधार दे दूंगा कहता है और इजुमी को भी हैरानी होती है कि उसकी हालत इतनी ख़राब है। जले में नमक छिड़कते हुए आकिहिटो कहता है, असल में ये काफ़ी गरीब है और इसके बाद भी सुअर की तरह खाती है। मिराई कहती है, मुझे ये सब अपने पावर्स की वजह से करना पड़ता है। सामने से इजुमी कहती है, ऐसे में तो तुम्हारा इतना खाना जायज़ है, क्योंकि तुम एक श्रापित क्लैन से जो हो। और अब आकिहिटो से कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम हॉलो शैडो के झमेले में इतना घुस जाओगे। आखिर तुम्हें अपनी हदें पता तो है ना। ये बात आकिहिटो को सच में बुरी लगती है और मीटिंग ख़त्म करते हुए इजुमी कहती है, कुरियामा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। मिराई भी बाहर निकल आती है तो आकिहिटो कहता है कि वो लोग सस्ते में निपट गए, वरना इजुमी चाहती तो उन्हें पूरी तरह से निकाल सकती थी। हिरोमी अपनी छोटी बहन से पूछता है, क्या तुम इस बार भी अपने पार्ट टाइम जॉब्स करने वाली हो? मित्सुकी कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो आकिहिटो कहता है, क्या तुम मिराई को अपने बॉस से मिलवा सकती हो? इसकी हालत तो समझ सकती हो ना। एक कैफ़े में मित्सुकी मिराई को एक शॉप असिस्टेंट के जॉब के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे पास एक और ऑफ़र भी है जिसे मैं तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मगर तुम्हें उसके काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अब कुछ वक्त तक एक दूसरे को घूरने के बाद मित्सुकी का पैनकेक आ जाता है और उसके ड्रेस के अंदर से उसका फेमिलियर निकल आता है, जिसका नाम है याकी इमो। पैनकेक देखकर मिराई के मुंह में पानी आ जाता है और ये देखकर मित्सुकी उसे एक बाइट ऑफर करती है। जल्द ही वो दोनों काफ़ी डिप्रेसिंग टॉपिक पर पहुंच जाते हैं, जहां पे मिराई कहती है, मुझे लगता था कि मैं हमेशा अकेले ही रहूंगी और मेरे कोई दोस्त नहीं बनेंगे। मगर मित्सुकी अपनी बातों में आकिहिटो का जिक्र करके मिराई के मूड को सुधार देती है। और अब जैसे ही सब कुछ सही होने लगता है, तो फिर बाहर से एक योमू पोजेशन का आभास होता है। एक आदमी को योमू ने पोजेस कर लिया है और वो मारा भी जा सकता है। बाहर आकर मिराई उसके पीछे जाती है और उस आदमी को एक कंस्ट्रक्शन साइट में खींच कर ले आती है। मित्सुकी वहां आकर बाहर से उस बिल्डिंग को सील कर देती है। अब मिराई के सामने उस योमू का असली शरीर बाहर आता है। मिराई अटैक करती है तो वो डॉज करके भागने की कोशिश करता है, तो बैरियर उसे रोक लेता है। छत पर याकीमो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो वो सब टुकड़े अलग अलग ही एग्जिस्ट करने लगते हैं। ये देखकर मिराई अपना ब्लेड घुमाकर हर टुकड़े को पियर्स करती है, तो वो योमू खत्म हो जाता है। अब याकीमो प्यार से मिराई के ऊपर चढ़ जाता है और मित्सुकी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, लगता है तुमने घबराना छोड़ दिया है। मिराई कहती है, हाँ, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि सिर्फ सोचने से कुछ करना बेहतर है। नीचे गिरे अपने खून को मिराई वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है
तो नीनो वहाँ पहुँच जाती है। उसे बुरा लगता है कि उस योमू को उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि नीनो उस पर काफ़ी वक्त से नज़र रख रही थी। यहाँ पर भी इंसानियत दिखाते हुए मीराई उस योमू को नीनो को सौंप देती है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। नीनो कहती है, क्या तुम ये सच में मुझे देना चाहती हो? इसकी कीमत कम से कम 50,000 येन होगी। ये सुनते ही मीराई अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगती है और अपने ब्लॉग पर भी ये लिख डालती है, मगर नीनो को फ्री में योमू लेने के लिए बुरा लगता है, इसीलिए नीनो उन्हें डिनर खिलाती है। इतने अच्छे रेस्टोरेंट में अपने सामने बहुत सारा मीट देखकर मीराई का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इसी बीच वो अपने पीछे एक पोस्टर देखकर ये क्या है पूछती है। पोस्टर देखते ही मित्सुकी के हाव भाव बदल जाते हैं और नीनो बताती है कि ये एक लोकल फेस्टिवल है, मगर यहाँ पे सिर्फ कपल्स ही जाते हैं। मीराई मित्सुकी से पूछती है कि वो कभी गई है या नहीं, तो वो बहाना बनाती है अपनी फैमिली रेप्यूटेशन का। आखिर में मीराई कहती है, पोस्टर से लगता है कि बहुत मज़ा आता होगा। अब हमें साकुरा की एक झलक देखने मिलती है, जो एक योमू को ख़त्म कर रही है, मगर ऐसा लगता है कि वो काफ़ी कमज़ोर है और वो उस योमू को अपने वेपन में ही एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि क्यों मित्सुकी आज तक फेस्टिवल नहीं गई। छोटी सी मित्सुकी को उसकी बड़ी बहन कहती है, एक स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर को हमेशा अकेला रहना पड़ता है, और मित्सुकी इस बात को काफ़ी सीरियसली लेती है। तो अब मीराई की मुश्किल ज़िंदगी को आसान करते हुए उसे मिस अयाका के दुकान पर रिसेप्शनिस्ट का काम मिल जाता है। इतने में अपने ओबी को ढूंढते हुए आई वहाँ पे आ जाती है और मीराई यहाँ पे काम करेगी सुनते ही उसे लगता है कि वो उस दूसरे काम को भी करेगी, जो कि मीराई के लिए परफेक्ट है। वो दूसरा जॉब है एक मॉडल का। मीराई को ये जॉब हद से ज़्यादा अजीब लगता है, मगर सिर्फ खड़े होने के पैसे मिल रहे हैं तो वो मना नहीं कर पाती। असल में मिस आयका का एक रेगुलर कस्टमर है, जो चश्मे पहनने वाली खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों के अच्छे खासे पैसे देता है। आयका अपने क्लाइंट का नाम तो नहीं बताती है, मगर हमारे और मीराई के लिए ऑब्वियस बात है कि वो पक्का आकिहिटो है। और इसके बाद वहाँ की बातें इतनी वियर्ड हो जाती हैं कि उनके बारे में बात करूँगा तो शायद कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा, तो इसीलिए अगले सीन पर जाते हैं। अपने पीले रंग के ओबी में आई काफ़ी क्यूट दिखाई पड़ती है। वो हंसते हुए अपने पर्स को लेने निकल जाती है, तो आयाका उन लड़कियों से आकिहिटो क्या कर रहा है पूछती है। मित्सुकी कहती है कि उसे शायद ज़ुकाम है, इसीलिए वो स्कूल नहीं आ रहा। अब आयाका कहती है, अगर सिर्फ ज़ुकाम है तो अच्छी बात है, क्योंकि योमू ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। हिरोमी के साथ हुई उस घटना के बाद भी वो ऐसा ही बर्ताव कर रहा था। इसके बाद मिस आयाका और आई फेस्टिवल के लिए निकलने से पहले उन लड़कियों से एक और बार पूछ लेते हैं कि वो पक्का फेस्टिवल छोड़कर शॉप संभालना चाहते हैं ना। मित्सुकी साफ तौर पर बता देती है कि वो इस बार भी नहीं जाना चाहती। पीछे से नीनो भी आ जाती है, जो फेस्टिवल के लिए सज धज कर निकली है, और उन्हें दिखाती है कि इस बार उसने एक हैंडसम बंदे को साथ जाने के लिए पटा लिया है। और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। शॉप में मीरा ये जानने की कोशिश करती है कि क्यों हर साल मित्सुकी फेस्टिवल में जाने से मना कर देती है। मित्सुकी साफ तौर पर कुछ भी बताने से मना कर देती है और बीच में आकिहिटो को घसीटते हुए कहती है कि उसने भी कहाँ बताया है कि वो स्कूल क्यों स्किप कर रहा है। 12 बजे की घंटी बजती है तो वो लोग जाकर शॉप को क्लोज़ करने की तैयारी करते हैं। बाहर जब मित्सुकी लड़कियों को देखती है तो उसे अपने बचपन की याद आती है, और जब वो अंदर आती है तो वहाँ के लैंप्स को जलाकर मीराई कहती है, सेंपाई अब हम भी अपना फेस्टिवल मना सकते हैं। अब वो दोनों सीधा फेस्टिवल वेन्यू में आ जाते हैं। मीराई इतनी सारी लाइट्स देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो दोनों बैठ जाते हैं और लाइट्स को करीब से देखने लगते हैं। मीराई पूछती है, आर्ग्यूमेंट बंद करके आने में कैसा लगा? मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही थी, बोलकर मित्सुकी भड़क जाती है, मगर हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है। पीछे से आकिहिटो की आवाज़ आती है, जिसे ज़बरदस्ती करते हुए हिरोमी यहाँ लेकर आया है। मित्सुकी आकर कहती है, तुम्हें यहाँ लाए हैं क्योंकि तुम हमेशा बाथरूम में अकेले बैठकर लंच करते हो। चिल्लाकर आकिहिटो कहता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो अपने शब्दों में थोड़ा निखार डालकर मीराई कहती है, सेंपाई क्योंकि हम सब अकेले हैं। ये सुनते ही मित्सुकी को कुछ रियलाइज़ होता है, पता नहीं क्या, मगर उसे कुछ तो रियलाइज़ होता है। अब फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। आसमान हर तरह की रोशनी से चमकने लगता है और इसे ऑलमोस्ट हर कोई एंजॉय करता है, यहाँ तक कि साकुरा भी, सिवाय एक इंसान के, वो है नीनो, क्योंकि उसका डेट नहीं आया। इसी बीच मित्सुकी कहती है, बिग ब्रदर मुझे एक कैंडी एप्पल चाहिए। हिरोमी को 440 वोल्ट्स का झटका देते हुए
मित्सुकी यहाँ पे एपिसोड को ख़त्म करवाती है। मगर आज भी एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन है। अंधेरे जंगल के बीच में इजुमी और मिराई आमने सामने हैं, मगर पता नहीं क्यों मिराई उससे काफ़ी डर रही होती है। तो अब एक्चुअली में एपिसोड ख़त्म होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।